टू ऑल, सभी को नमस्कार। एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन के बारे में आज के इस कार्यक्रम के मंच पर कार्यक्रम का अध्यक्षता करने वाले, प्रिसाइडिंग करने वाले हम सबके ज्येष्ठ ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी चंडीगढ़ श्री रेस्पेक्टेड श्री गुलाब चंद कटारिया जी, मैं उनको अभिनंदन करने के साथ साथ धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने लोक भवन में एक इंटेलेक्चुअल स्पेस भी दिया है सोचने के लिए, आगे की दिशा के बारे में खोजने के लिए उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल स्पेस दिया है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करता हूं शुरू में ही। हम सबके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के माननीय वाइस चांसलर श्रीमती रेणु सिंह जी है, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स में एक नॉर्थ न्यूज़ के संस्थापक, नॉर्थ न्यूज़ के ओनर श्री ललित शर्मा जी भी हमारे साथ है, और वन ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजर धरिंदर तयाल। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश वेयर वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने अपने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में आधा मेरा काम उन्होंने पूरा कर दिया है। सो नाउ इट इज इजी फॉर मी टू टेक इट फॉरवर्ड। तो बिफोर द प्रोग्राम Pankaj Jain had made our work half easier because he has energized through his various tasks the whole audience. And और अभी धरिंदर तयाल जी ने half begun is well done ऐसे जो बोलते हैं, तो well begun is half done ऐसे जो बोलते हैं, तो he has made my task easier so that I can proceed easily. And at the end, of course, we have the sagely words of Shri Gulab Chand Kataria to hear at the end of the program. तो आज हम सब यहाँ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जिस विषय के बारे में यहाँ उपस्थित बहुत सारे हस्तियाँ, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ऑफ सोसाइटी हमने सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा भी अलग अलग फोरम पर किए हुए होंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अपने लंबे 40 साल के सार्वजनिक जीवन में, आखिरी में 15 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो कोटते गया, ही वेंट इन सर्च ऑफ आंसर्स टू मेनी पैराडॉक्सेस। आपके दुनिया पैराडॉक्सेस है। तो एक ग्रुप में ऐसे ही चर्चा करते थे, तो द डिस्कशन वेंट ऑन लाइक दिस कि हेल्थ सिस्टम आज बढ़ गया है क्या? हेल्थ सिस्टम आज बढ़ गया है, क्योंकि मैं मेरे बचपन में जब देखता हूँ तो और आज के दिन में देखता हूँ तो कम से कम एम्स की संख्या 3 गुना ज़्यादा हो गया है, नर्सिंग होम की संख्या ज़्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी की संख्या जो तरीका है वो भी बढ़ गया है, अलग अलग तरीके का ऑपरेशन तो वो हम सुनने के लिए मिलते हैं। हर कोई बीमारी के दवाई आज उपलब्ध है। कोरोना जैसे महामारी के संदर्भ में भी लगभग 90 दिन के अंदर हमें वैक्सीन मिल जाता है। तो इफ ऑल दिस आर ऑन द ब्राइटर साइड, ऑन द डार्कर साइड एवरी डे देयर इज ए न्यू प्रॉब्लम which the science cannot counter sometimes also. Every single person in the universe, he has got hypertension, उनको एसिडिटी है, उनको शुगर है, उनको जनरेशनल प्रॉब्लम्स है। तो सब जो लोग जो बात करते हैं जनरेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो सुरक्षा, इसका स्वास्थ्य की सुविधाएं ये बड़ा नहीं है क्या है ना, दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट एट द सेम टाइम health issues they remain the same and they have multiplied also. Education system ये बड़ा नहीं है क्या? Every corner of a street you have got very laid out schools. अच्छे शिक्षक है, अच्छे शिक्षिकाएं है, स्टूडेंट्स है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी अच्छा है, बच्चों को स्कूल में लेकर आने के लिए भी योजनाएं है, बच्चों को स्कूल में कायम रखने के लिए भी योजनाएं है। तो हर तरीके का एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयोग भी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज भी है, शिक्षा संस्थाएं भी है, रिसर्च फैसिलिटीज भी है। लेकिन ये सब के अंदर अगर एजुकेशन के साथ जो बढ़ना चाहिए, दैट विच हैज टू इंक्रीज अलोंग विद द एजुकेशन, दैट इज वैल्यूज। आवर वैल्यूज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। इफ यू क्वेश्चन इट, देन स्लोली आवर वॉइस कम्स डाउन। एज द लेवल ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीजिंग, एज द फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीजिंग, द वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, देयर ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ डीजनरेशन. There is a lot of degeneration. And who is more corrupt in this universe? The educated are the most corrupt. Because there is no scope for uneducated person to become a corrupt person at all. If corruption is bad, then the educated people are the cause for it.
See, like this, the many of the things, it increases along with the education. There is a paradox there. मंदिर बढ़ रहा है, सामाजिक समताएं बढ़ रहा है, तो नवाचार भी बढ़ रहा है, तो हर जगह में आश्रम भी बढ़ रहा है, संतों की संख्या भी बढ़ रहा है, वैसे ही फिर से समाज में शांति बढ़ रहा है क्या, यानी समाज में हिंसा भी बढ़ रहा है। शांति भी है, शांति नहीं है ऐसे नहीं कहता हूं, एजुकेशन नहीं है ऐसे नहीं कहता हूं, वैल्यूज नहीं है ऐसे नहीं कहता हूं, वैल्यूज है, शांति है, पीसफुलनेस है, टुगेदरनेस है, लेकिन इसके साथ 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 हमारे सामने चंडीगढ़ के डीजीपी बैठे हैं ना, वायलेंस, जब वो पुलिस ऑफिसर बने तब भी वायलेंस था, आज भी वायलेंस है। आप सब जब पैदा हुए तब भी वायलेंस था, आज भी वायलेंस है, लेकिन तब वायलेंस था, आज ब्रूटल वायलेंस है आना। आज जब खूनी होता है, मर्डर होता है, यू जस्ट कांट लिसन टू दोस डिटेल्स ऑफ दैट गोरी इंसिडेंट। तो इतने आश्रम बढ़ गया, इतने संत बढ़ गए, इतने प्रवचन बढ़ गए, इतने मेला बढ़ गए, इतने रामलीला बढ़ गया, इतने मंदिर बढ़ गए, इतने भजन बढ़ गए, हर कोई डिजिटल माध्यम में भजन सुनने के लिए मिलता है, तो हिंसा क्यों बढ़ रहा है? हमारे पास कोई उत्तर नहीं है इसके लिए। शिक्षा की व्यवस्था बढ़ रहा है लेकिन वैल्यूज घट रहा है, हेल्थ के सिस्टम बढ़ रहा है लेकिन नया नया बीमारियां खड़ा हो रहा है, एजुकेशन की व्यवस्थाएं बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, लेकिन वैसे ही द डार्कर साइड इज ऑल्सो बिकमिंग मोर डार्कर। तो अपने 40 साल के सार्वजनिक जीवन में, इन इज 40 years ऑफ सोशल लाइफ एंड 15 years ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इट इज ऑलमोस्ट 50-55 years ऑफ सोशल लाइफ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर आंसर टू ऑल दीज पैराडॉक्सेस। ऐसा नहीं कि जमाना बुरा हो गया है, ये बहुत पुराने पीढ़ी के लोगों के मुंह में बहुत आते रहता है, दिस आर बैड टाइम्स। ऐसे कोई बैड टाइम्स नहीं होता है ना, हर कोई समय बैड होता है, हर कोई समय गुड भी होता है ना। somebody has to search for the answer and somebody has to find the answer। ऐसे कोई पैराडॉक्सेस क्यों है, जिसको अलग अलग भाषाओं में द्वंद्व भी बोलते हैं, ऐसे पैराडॉक्सेस क्यों है? इसके बारे में कोई सर्च करना पड़ता है, somebody has to find the answer। So Pandit Deendayal Upadhyay, in his very long social life and very long political life, he went on searching for answer to these paradoxes। ऐसे क्यों हो रहा है यार? आजादी के बाद उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में भी प्रवेश किया। मैं उस पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करता हूं, आज ये मंच भी नहीं है और ये विषय भी उसके लिए नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजों को वहां देखा, क्योंकि आजादी के बाद उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में आया था। आजादी तक तो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे के साथ साथ सारे देश के लोग एक साथ आगे बढ़े। बट आफ्टर व्हेन द डेमोक्रेसी सेट इन, व्हेन वी बिकेम ए रिपब्लिक, द पार्टी डेमोक्रेसी स्टार्टेड। तो उन्होंने पार्टियों के बीच में टकराव, पार्टियों के बीच में कंपटीशन, वो पार्टियों के बीच में कंपटीशन के कारण समाज के ऊपर जो असर पड़ रहा है, ये सभी के बारे में ध्यान देना धीरे धीरे शुरू किया। व्हाट इज एलिंग अस, वेयर वी आर फॉल्टरिंग। तो जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, द वन सिंपल आंसर ही गॉट इज, वी आर नॉट फ्रेमिंग पॉलिसी और वी आर नॉट फ्रेमिंग द वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द ईथोस ऑफ दिस कंट्री विच इट हैड टू बी डन। तो कुछ आगे बढ़ने के पहले तो हु आर वी, ये समझ में रहना चाहिए। व्हाट आर वी फॉर, हम किसके लिए है ये भी समझना पड़ेगा। वेयर आर वी गोइंग, इसके लिए भी उत्तर रहना पड़ेगा। घर के साथ बाहर जब आते हैं, वॉकिंग के लिए बाहर आते हैं, तो वेयर आर वी गोइंग, तो कम घूम करके घर वापस आना चाहिए। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डूइंग इट फॉर इंप्रूविंग आवर हेल्थ। कुछ नहीं है ऐसे आवारा पशु के जैसे घूम रहा हूं, इसको कोई वॉकिंग नहीं बोलते हैं। पशु भी घूमते रहता है, व्यक्ति भी ऐसे ही घूमते रहते हैं ना, इट बिकम्स ए डेनिजन। लेकिन वॉकिंग जब बोलते हैं, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। इसलिए उन्होंने सोचा इन नेशंस वे फॉरवर्ड, हु आर वी, इसको भी हमने आंसर ढूंढने में, इन फाइंडिंग द आंसर वी आर फेलिंग समवेयर। व्हाट आर वी डूइंग, ये भी कंफ्यूज है। एंड वेयर आर वी हेडिंग फॉर, ये तो सारे दुनिया कंफ्यूज है, ऐसे उनके मन में आना शुरू हो गया। देन ही स्टार्टेड लिटिल गेटिंग बैक करना। तो एक 200-300 साल की इतिहास को उन्होंने, बहुत लंबा इतिहास ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर कोई हमारे समस्या के लिए रामायण में उत्तर है, हर कोई समस्या के लिए महाभारत में उत्तर है, हर कोई समस्या के लिए भगवत गीता में उत्तर है, ऐसा नहीं है। देयर आर वे फॉरवर्ड इन इट। गुरुओं ने हमें वे फॉरवर्ड दिया है, अपने ग्रंथ में वे फॉरवर्ड दिया है, महाभारत रामायण में वे फॉरवर्ड दिया है। वो वे फॉरवर्ड में सर्चिंग फॉर आंसर्स इज अवर ड्यूटी, सो ही सेट ऑन टू सर्च फॉर आंसर्स।
तो जब उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया तो ये पैराडॉक्सेस इनके मन में था. These dichotomies he had in his mind, and all these, what are the set of dichotomies, the set of paradoxes. तो ये सेटिंग कैसे हुआ? जब उन्होंने देखने लगा, उन्होंने एक 200-300 साल का एक टाइम पीरियड है उसको एनालिसिस करने के लिए शुरू किया. तो अमेरिका का फ्रीडम 1776 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799, ये 10 साल का, ये दोनों इंसिडेंट जो है 18th सेंचुरी के आखिरी में, दे गेव ए लॉट ऑफ डायनामिज्म टू आवर हिस्ट्री एंड द वे द वर्ल्ड वाज मूविंग फॉरवर्ड. तो पिछले 1000 सालों में सारे दुनिया को अगर हम देखें तो जो स्टैग्नेशन पर चल रहा था, तो ये दो घटनाएं जो है, अमेरिकन फ्रीडम एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, गेव लॉट ऑफ डायनामिज्म टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो उसी समय में स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन हुआ. तो उसके 50 साल के बाद इसके उत्तर रूप में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को भी उन्होंने ढूंढा, कम्युनिज्म को भी उन्होंने प्रेजेंट किया. उसी कार्यकाल में 15-20 साल में चार्ल्स डार्विन का थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी हमारे सामने आ गया. तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ही स्टार्टेड लुकिंग एट दीज 4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन आवर रिसेंट हिस्ट्री. द फर्स्ट वन वाज द अमेरिकन फ्रीडम, the second one was the French Revolution, the third one was the setting in of the communism, and the fourth one was Charles Darwin's theory of evolution. तो हजारों सालों की मनुष्य के इतिहास में जो गति से मनुष्य आगे बढ़ रहा था, इस 10 गुना ज्यादा गति से, स्पीड से, डायनामिज्म से मनुष्य का जीवन, समाज का जीवन, ये 4 घटनाक्रम के कारण आगे बढ़ना शुरू हो गया. ही स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग इट. तो उसके कारण क्या क्या परिणाम हुआ वो भी उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया है. तो अमेरिका का फ्रीडम एक कोई होना है, सारे देश में होना ही है, लेकिन जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, उसके साथ स्टीम इंजन का भी जब इन्वेंशन हुआ, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड. जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ पश्चिम में, दो उसके साथ एक बहुत बड़ा इज्म भी दे सेट इन द वेस्टर्न फिलॉसफी. द फर्स्ट वन इज द कैपिटलिज्म, द सेकंड वन इज द कंज्यूमरिज्म. तब तक कैपिटलिज्म भी नहीं था, तब तक कंज्यूमरिज्म भी नहीं था. जैसे पश्चिम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके साथ साथ कैपिटलिज्म भी सेट हुआ, कंज्यूमरिज्म भी सेट हुआ. हमारे देश में भी व्यापार था, हमारे देश में भी वैश्य लोग थे, हमारे देश में भी उद्यम था, हमारे देश में भी पैसा था, हमारे देश में भी ट्रेड था. हमारे देश दुनिया में पिछले 2000 साल में ऑलमोस्ट 1600 ईयर वी हैव ए वॉल्यूम अनपैरेलल्ड कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. It is only in last 400 years, based on the written data, historical data and historical statistics, that we are falling behind in last 400 years. In last 2 millennium, if you look at the history, if you look at the volume, if you look at the trade volume, in the first 1600 years, India ruled the world. India ruled the world. लेकिन आखिरी 400 साल में, पिछले 400 साल में, जैसे ये सब मैंने बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म बताया, धीरे धीरे पश्चिम थोड़ा गति पकड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे हम वॉल्यूम में घट गए और थोड़ा कंपैरिजन में पीछे हटना शुरू हो गया. तो ये जो कैपिटलिज्म है, कंज्यूमरिज्म है, कैपिटलिज्म का जो इज्म के नाते, फिलॉसफी के नाते जिस तरीके से वहां प्रेजेंट हुआ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट देयर लाइज सम रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम. रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, हम कोई अर्थ के खिलाफ नहीं है, हम कोई समृद्धि के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है. जो लक्ष्मी की आराधना करते हैं वो कोई आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ रह ही नहीं सकते हैं. जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो अर्थ के विरोधी हो ही नहीं सकते हैं. लेकिन हमारा लाभ जो था वो शुभ के साथ था. हमारा लाभ ओनली लाभ नहीं था, वो शुभ और लाभ के साथ था. शुभ भी होना चाहिए, लाभ भी होना चाहिए. शुभ के बिना जो लाभ है उसका बहुत मतलब नहीं है. एक कॉन्सेप्ट के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे. तो धीरे धीरे कंज्यूमरिज्म के, कैपिटलिज्म के साथ ये शुभ चला गया. पश्चिम के दुनिया में शुभ नहीं था, तो वहां केवल लाभ का दुनिया था. तो स्टार्टेड द एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो स्टार्टेड था. Along with consumerism, the exploitation the other person also started, which was anathema to Indian ethos. हमारे देश में मुझे कमाते समय दूसरों को नष्ट करना है, ये हमारे देश में कभी भी नहीं था. फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल हमारे देश में नहीं था.
जियो और जीने दो, ये कोई सोशल सर्विस का मंत्र नहीं था। जियो और जीने दो ये समाज जीवन का एक मंत्र था। लिव एंड लेट लिव, अर्न एंड लेट अर्न। कंपटीशन के दुनिया में दूसरे को मरवाना हमारे देश में कभी नहीं था। जैसे कैपिटलिज्म शुरू हो गया, यहां बहुत सारे हम कैपिटलिज्म दुनिया के लोग हैं, तो कंपटीशन के बिना कैसे चलता है? और कंपटीशन में आज मुझे केवल दौड़ना है ऐसा नहीं है, दूसरे वाले कैसे नहीं दौड़ना चाहिए इसका भी शुरू होता है। How I should run fast, this is okay, but how not to make him run, that also starts. तो जैसे बढ़ गया कैपिटलिज्म बढ़ गया, उसके साथ दो विषय, एक तो मैंने बताया था, एक हो गया अर्बनाइजेशन, दूसरा हो गया कंज्यूमरिज्म। इसके साथ बहुत सारे विषय धीरे 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 जो संतुलन था, ये शब्द को हम बार बार हम याद करना चाहिए। दुनिया संतुलन से आगे चलता है। मनुष्य का जीवन भी है, परिवार का जीवन भी है, समाज का जीवन भी है, और सृष्टि जो है ये भी है, मदर नेचर भी है। ये संतुलन से आगे बढ़ता है। एक पैर से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर दिव्यांग है तो भी अब दूसरा क्रच रखना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस के लिए। अगर दो पैर वाला आदमी है तो वो दोनों को हार्मोनियसली उपयोग करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ही कांट हॉप ऑन। एक्सरसाइज के लिए हॉप कर सकते हैं, हॉप ऑन भी कर सकते हैं, हॉप ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन चलना है ना, इट इज अगेन बैलेंसिंग, एंड दैट बैलेंसिंग इज हार्मोनियस बैलेंसिंग। That balancing was harmonious balancing. जैसे अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, जैसे कंज्यूमरिज्म शुरू हुआ, a harmonious balance in an individual's life, in a family's life, in a societal life, and in mother nature, it started getting disturbed. It started getting disturbed. जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ गया, यानी जिस तरीके से कैपिटलिज्म बढ़ा, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन पक्का है ही नहीं था, तो एवरीथिंग वॉज सेंट्रलाइज्ड। अब जो बता रहा हूं आप पूछ सकते हैं, अगर प्रश्नोत्तर के लिए आज नहीं है, प्रश्नोत्तर के लिए कभी डिस्कशन पर आ गए तो आप भी दिल्ली में ही रहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप भी चंडीगढ़ में ही रहते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। यस, वी ऑल हैव बिकम द चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म एंड वी ऑल बिकम द चिल्ड्रन ऑफ अर्बनाइजेशन एंड वी हैव बिकम द प्रोडक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। आज के कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है कि हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। कुछ हो जाएगा कल ऐसा नहीं है। दरिंदर दयाल जी ने कुछ इंट्रोडक्शन दिया तो मैं कुछ विषय का प्रवेश किया, माननीय राज्यपाल महोदय जी ने हमें कुछ मार्गदर्शन किया, तो कल से कुछ बदलाव आ जाएगा ऐसा नहीं है। ऐसा कोई महत्वाकांक्षा के साथ हम इस कार्यक्रम को नहीं कर रहे हैं। बट एक ही है कि यहाँ समाज में विवेकी लोग हैं, यहाँ जो बैठे हैं, ज्ञानी लोग हैं यहाँ बैठे हैं, समाज के अलग अलग प्रकार में, जीवन के प्रकार में हस्तियां यहाँ बैठे हैं। कैन वी स्टार्ट थिंकिंग लिटिल डिफरेंटली? जो संतों ने सोचा, जो समाज सेवियों ने सोचा, बहुत सारे महापुरुषों ने सोचा, और आज के जीवन, आज के दुनिया में भी, आज के दिनों में भी बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे। हम भी कैन वी स्टार्ट थिंकिंग लिटिल डिफरेंटली? तो इतना ही लक्ष्य है। If some among us or all of us start thinking little differently, there will be sea change in the way world will start working for us. तो जैसे अर्बनाइजेशन, कंज्यूमरिज्म आगे बढ़ गया, तो धीरे 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 ये बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया। मैं छोटा एग्जांपल देता हूं। एक दिल्ली जैसे शहर को पानी देने के लिए कितने व्यवस्थाओं को बिगड़ना पड़ता है, आप ही सोचिए एक बार। दिस इज नॉट माई टुडे सब्जेक्ट, सो आई विल नॉट एलैबोरेट ऑन इट। तो कितने दूर से, 100 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से कहां से पानी लाना पड़ता है एक दिल्ली के लिए, एक मुंबई के लिए कहां से लानी पड़ता है, और वो पानी लाने के लिए कितने व्यवस्थाओं को हम धक्का यानी वी आर डिस्ट्रॉइंग, वी आर डिस्टर्बिंग। ये जब सोचते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा, पहला है कैपिटलिज्म, दूसरा है अर्बनाइजेशन, तीसरा है कंज्यूमरिज्म। ये सबके बारे में जितना जरूरत है, कितना अनिवार्य है, कितना अपेक्षा नहीं है, कितना दूर रह सकते हैं, ये सब सोचने में वो धीरे धीरे आगे बढ़े। इसके रिएक्शन में 1850s में कम्युनिज्म शुरू हुआ। There was abundant individual freedom. There was no limit to individual freedom in capitalism. जो करे वो करे। तो धीरे 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 जो उद्यमी जगत में, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो करे वो जो था, धीरे धीरे समाज में आ गया, धीरे धीरे फैमिली में भी घुस गया, धीरे धीरे इंडिविजुअल्स में भी हो गया। आज हम इतना इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। एक घर में, मैं बहुत सारे घरों में मेरे जीवन क्रम के कारण और जिस व्यवस्था में मैं रहता हूं, वहां मुझे घर में जाना पड़ता है, केवल ऑफिस नहीं है, घर में जाना पड़ता है।
बहुत सारे माता पिताओं को मैं पूछता हूं, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? बेंगलुरु में पढ़ रहा है, गुड़गांव में पढ़ रहा है, नोएडा में पढ़ रहा है, ठीक है, तो कहाँ रहते हैं? कोई पीजी में रहते हैं, कोई हॉस्टल में रहते हैं, कोई रूम में रहते हैं। आप उस रूम में गए क्या? उस पीजी में गए क्या? उस हॉस्टल में गए क्या? क्योंकि उसका पहला प्रश्न में वो कहते कि मैं बेंगलुरु गया था, मैं गुड़गांव गया था, मैं नोएडा गया था। तो इसके बाद मेरा 2, 3, 4 प्रश्न है उनके लिए, ऐसे ही कॉन्वर्सेशन में, नॉट क्वेश्चन आंसर, नॉट इंट्रोगेशन, नथिंग, नॉट इंटरव्यू, बट कॉन्वर्सेशन, डायलॉग। तो अंत में मैं पूछता हूं कि आप बेंगलुरु गए और उनको कहाँ मिले? उनके घर नहीं गए, पीजी में नहीं गए, रूम में नहीं गए, हॉस्टल में नहीं गए, आप उनको कहाँ मिले? नहीं भाई साहब, हम होटल में ठहरे थे, वो होटल में आ गया। वो कहाँ रहते हैं, उनका जीवन क्रम क्या है, वो क्या कर रहे हैं? आज यहाँ बैठे हुए आप सभी लोगों को आपके माताजी पिताजी के बारे में अगर आप सोचे तो, मैं मेरे माताजी के बारे में सोचे तो पिताजी के बारे में ज्यादा वो कहेंगे ऐसे पता नहीं है, दोनों है अभी भी। माताजी को मैं पूछे तो, इफ यू सम ऑफ यू कॉन्टैक्ट माई मदर एंड आस्क हिम संतोष के फ्रेंड्स का कुछ नाम बताइए, ऐसे बताए तो मेरे माताजी अभी भी इस आयु में भी, शी इज 87 नाउ, इस आयु में, आई एम आउट ऑफ स्कूल फॉर लास्ट 40 ईयर, मैं स्कूल और कॉलेज से बाहर आने के 40 साल बाद भी मेरे माताजी आपको मेरे क्लासमेट 10 लोगों का नाम बताएंगे, 10 लोगों का नाम बताएं। शी न्यू इन विच सर्कल आई वॉज मूविंग इन, शी वॉज नॉट डूइंग जासूसी, वो ढूंढ नहीं रही थी मोबाइल लेकर के कहां ढूंढना है, ये सब नहीं करते थे। बट इट वॉज वेरी नेचुरल दैट मेरे फ्रेंड्स मेरे घर आते थे, मैं उनको भी परिचय करवाता था, मेरे फ्रेंड्स उनसे भी बात करते थे, हम सब जाते थे, बता कर जाते थे, यहां जाते हैं ऐसे बता कर जाते हैं। आज यहां बैठे हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, एज्ड पीपल है, आपके कितने ग्रैंड चिल्ड्रन का फ्रेंड्स का नाम आपको पता है? आप ही सोचिए एक बार, बहुत कम है। उनका सर्कल क्या है सोचिए। यानी धीरे धीरे जैसे अति एक्सट्रीम पर जाना शुरू हो गया कैपिटलिज्म के कारण, धीरे धीरे समाज भी एक्सट्रीम्स के ओर बढ़ना शुरू हो गया, फैमिली भी एक्सट्रीम्स के ओर बढ़ना शुरू हो गया, इंडिविजुअल भी एक्सट्रीम्स के ओर बढ़ना शुरू हो गया। ये सब है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखे तो, अपने आसपास को देखे तो, हमारे परिवार को अगर हमने देख लिया तो आपको हर जगह में आता है कि मेरे मोबाइल तुम क्यों उठाते हो, मेरे मोबाइल तुम क्यों उठाते हो? पता नहीं है, बहुत सारे घरों में 5-5, 6-6 मोबाइल फ्रिज के ऊपर, टीवी के ऊपर वैसे ही रहता है, 5-5, 6-6, कोई रिंग होता है, कोई आकर उठाता है, अम्मा आपका फोन है, अपा आपका फोन है, भाई आपका फोन है, लेकिन आज बहुत मेरा फोन कोई उठा नहीं सकते है। If somebody takes my phone, I become restless. It has been not that there is something immoral or there is something wrong in it, but it is become so individualistic. मेरा फोन कोई उठाता है तो मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, I become restless. मेरा कमरे, मेरे इंस्ट्रूमेंट, मेरा जीवन, इसमें कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता है। तो एक्सट्रीम इंडिविजुअल फ्रीडम जब हो गया, तो जब वो भटकना शुरू हो गया सामाजिक जीवन, तो वहां से धीरे 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 उसी जर्मनी के मूल के, ये कैपिटलिज्म भी यूरोप में ही शुरू हुआ, ये कम्युनिज्म भी यूरोप में ही शुरू हुआ, सब एक ही जगह में 100 किलोमीटर के आसपास में ही शुरू हुआ। तो विद जीरो इंडिविजुअल फ्रीडम का कम्युनिज्म इस देश में आ गया, लेबर मूवमेंट के नाम पर ये दुनिया में आ गया। If this was extreme individual freedom, communism was, there is no individual at all. There is no individual. There is nothing called individual. Everybody is a social animal and everybody has to subject himself to the state power. तो उससे भी हमने 100 साल गुजरते 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 आए। ये दोनों का क्या परिणाम है? यानी आज का जो पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स है, ऐसे दीनदयाल उपाध्याय है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ऐसे यहां समस्या है, यहां समस्या है, यहां समस्या है, यहां समस्या है। समस्या ढूंढने के लिए, कचरे ढूंढने के लिए बहुत लोग हैं, तो समस्या ढूंढने के लिए हम नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने सारी दुनिया में ढूंढना शुरू किया, भारत में भी ढूंढना शुरू किया। तो तब उनके मन में एक और शब्द आया, जिस वॉज ऑलरेडी प्रेजेंटेड हियर, होलिस्टिक, नॉट इंडिविजुअलिस्टिक बट होलिस्टिक। एक टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छे पढ़ाना है तो उसमें बैकग्राउंड में फैमिली का भी मदद रहना पड़ता है, पड़ोसियों का भी थोड़ा बहुत सहयोग रहना पड़ता है। इंडिविजुअली ए टीचर कैनॉट मेक हर स्टूडेंट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट इफ द पेरेंट्स डोंट कोऑपरेट एंड इफ द नेबर्स आल्सो डजंट सपोर्ट। तीर्थहल्ली नाम का एक तहसील है, मैं एक तहसील का नाम बताकर बताता हूं। तो जब मैं वहां 12-13 साल पहले मैं काम करता था, उस इलाके में काम करता था, अभी एक बढ़ गया है, तो 1-2-2.5 लाख का तहसील है। इट इज ए तालुक, इट इज ए ब्लॉक, 2-2.5 लाख का तालुक है। मैं विषय समझाने के लिए उदाहरण देता हूं।
तो कितना पुलिस स्टेशन है, यानी 3 पुलिस स्टेशन था वहां, अभी 4था हो गया है। कोणंदूर नाम का एक जगह में, मंडगद्दे नाम का एक जगह में, तीर्थहल्ली नाम का एक जगह में, 2.5 लाख लोगों के लिए वहां 3 स्टेशन में 11 + 11 + 21 21 + 11 33 + 11 44 पुलिस, 2.5 लाख पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 44, यानी कितने लोगों के लिए एक पुलिस है, यानी हजारों लोगों के लिए एक पुलिस है। तो बहुत कम क्राइम वाला प्रदेश है, बहुत कम समस्या वाला प्रदेश है। तो क्यों वहां समस्या कम है, यानी नॉट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पुलिस, नॉट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पुलिस। वहां पुलिस है दिखाने के लिए एक है, बट पीपल आर गुड नॉट बिकॉज ऑफ द पुलिस, पीपल आर गुड बिकॉज दे आर गुड। People are good because they are good. If somebody creates a problem, then there is a police station. Not to put fear into everybody's mind. Not to put fear into everybody's mind. ट्रैफिक पुलिस क्यों खड़ा होना चाहिए ना, मैं गलत कर दिया तो पकड़ने के लिए वो है। हर कोई व्यक्ति जो गलत करता है उनको रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास, उनके पास क्षमता ही नहीं है। He doesn't have the wherewithal to stop it. Everybody start bunking the traffic. वो एक डर के जैसे है, हाँ मैं गलत किए तो यहाँ एक व्यक्ति है, सोसाइटी के अंदर एक कॉन्शियसनेस था, सोसाइटी के अंदर एक कॉन्शियसनेस था। जब इसको सोचने लगे दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उन्होंने 2 शब्द उन्होंने प्रस्तावित किया, एक है रूल बेस्ड सोसाइटी, दूसरा है वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। रूल बेस्ड सोसाइटी होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है रूल की संख्या भी बढ़ता है। गाँवों में नियमों की संख्या बहुत कम है, गांव में नियमों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जैसे अर्बन, गांव में ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं, गांव में बहुत सारी चीजें है ही नहीं है, बिकॉज दे मैनेज देमसेल्व्स। लेकिन जैसे अर्बनाइजेशन की समस्या होता है, बहुत सारे नियम आता है, तो नियम चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। बट शुड वी स्टॉप एट रूल बेस्ड सोसाइटी? शुड वी स्टॉप एट रूल बेस्ड डेली लिविंग? नो। इंडिया, भारत, वो रूल बेस्ड तक उन्होंने नहीं लिखा, उसके आगे बढ़ करके उन्होंने वैल्यू बेस्ड इंडिविजुअल, वैल्यू बेस्ड फैमिली, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी की ओर बढ़ा। इसके कारण एक वैल्यू बेस्ड कंट्री भी यहाँ निर्माण हुआ है, एक वैल्यू बेस्ड कंट्री भी यहाँ निर्माण हुआ। यहाँ क्यों पाप नहीं करते हैं, यानी पाप नहीं करना है इसके लिए पाप नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलना है इसके लिए झूठ नहीं बोलते थे। मैं पाप किया तो, मैं झूठ बोले तो पुलिस मुझे पकड़ेगा, इस डर के कारण नहीं है। आई शुड नॉट डू इट। गुरुओं ने भी इसी को कहा, संतों ने भी इसी को कहा, महापुरुषों ने भी इसी को कहा। समाज जीवन में एक सात्विकता, a saintliness, it was there prevalent in the society, which is there now also in a very large part of the society. आज भी बहुत बड़ा समाज में वो है, बहुत बड़ा व्यवस्था है, व्यक्ति को रूल बेस्ड तक रुक रहा है, धीरे धीरे वैल्यू खत्म हो रहा है। ये वैल्यू खत्म होने के कारण जो डाइकोटमी है, जो पैराडॉक्स है, ये सब वैल्यू कम होने के कारण, रूल कम होने के कारण नहीं है। तो उनके मन में आता है कि समाज को देखने के तरीका, डेवलपमेंट मॉडल को देखने के तरीका, प्रशासन को देखने के तरीका और व्यक्ति के जीवन को देखने के तरीका वो इंडिविजुअलाइज्ड हुआ है, फ्रैगमेंटेड हो गया है। तो धीरे 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 जब हम इसको होलिस्टिक की ओर बढ़ता है, समाज समग्रता की ओर बढ़ाते हैं, तो तब ये धीरे धीरे समस्या का समाधान भी निकल जाएगा, ऐसे उनको मन में भरोसा है। और भारत को जब उन्होंने देखने लगा, भारत के जनजीवन को उन्होंने देखने लगा, भारत के वैल्यू सिस्टम्स को उन्होंने जब देखने लगा, उनको वहाँ उत्तर मिलना शुरू हो गया। यहाँ समग्रता का या का होलिस्टिक का एक मॉडल इस देश में बहुत लंबे समय से था। क्यों? यानी यहाँ के फिलॉसफी के कारण था, यहाँ के आचरण के कारण था, यहाँ के जीवन पद्धति के कारण था, यहाँ के संस्कृति के कारण था। उन्होंने 4 शब्द हमारे सामने रखा, व्यष्टि, समष्टि, इंडिविजुअल, सोसाइटी, सृष्टि, परमेष्टि, द मदर नेचर एंड द एटर्नल। तो 4 शब्दों को रखा और 4 शब्द को उन्होंने भारत के तत्वज्ञान के आधार पर उन्होंने हमारे सामने नए शब्दों में, आधुनिक शब्दों में उन्होंने रखा कि दे आर ऑल इनसेपरेबल, दे आर इनसेपरेबल। आज इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? हर कोई केवल एम्बिशन के कारण कॉन्फ्लिक्ट है क्या? नहीं है। आज पूजा पद्धति के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आज धर्म के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो भारत में कभी धर्म के कारण कॉन्फ्लिक्ट होना असंभव है। जिस देश में आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, ऐसे एक वाक्य कहा है।
जिसको जो चाहिए उस रास्ते पर वो सच्चाई ट्रुथ की ओर बढ़ सकते हैं, सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। जिसको जो चाहिए वो उस रास्ते पर वो भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। आप भगवान की ओर, सत्य की ओर बढ़ना चाहिए, इतना ही लक्ष्य है। आप किस रास्ते पर चलेंगे वो प्रमुख बात नहीं है। ऐसे देश में हजारों सालों से हमारे पूजा पद्धति के कारण, हमारे आचरण के कारण, हमारे देवी देवताओं के कारण, हमारे धर्म के आस्थाओं के कारण इस देश में कभी भी संघर्ष नहीं हुआ है। जब कुरीतियां हमारे अंदर आ गए तो समाज सुधारक जो है वो भी इसी समाज के अंदर आ गए हैं। कुरीतियां आए, मनुष्य जीवन में कुरीतियां आता है। जैसे आप बाहर घूमते हैं तो वायरस का प्रवेश होता ही है। ऐसा नहीं है मैं बाहर घूमता हूं वायरस प्रवेश नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इम्यूनिटी रहना ही पड़ता है। तो समाज जीवन में भी जब कुरीति आया, समाज सुधारक समय समय पर एवरी 50 ईयर्स, एवरी 100 ईयर, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कंट्री देयर वर सोशल रिफॉर्मर्स। In every part of this country there were social reformers. They reformed the society. वो कुरीतियों को समाज से बाहर, कुरीतियों से समाज को बाहर निकालने का काम उन्होंने अच्छे तरीके से उस संदर्भ में किया। बट देयर वाज नो फ्रैगमेंटेशन इनसाइड द सोसाइटी। समाज के अंदर संघर्ष नहीं था। तो जब व्यष्टि और समष्टि ये अलग अलग है, या तुम्हारा देवता अलग है, मेरा देवता अलग है, तुम्हारा देश अलग है, मेरा देश अलग है, इसमें इंटरकनेक्शन कोई नहीं है, बॉर्डर यानी वो हार्ड बॉर्डर है, ऐसे जब हम सोचना शुरू करते हैं तो जब जो फ्रैगमेंटेशन जो आया, उस फ्रैगमेंटेशन से बाहर निकालने के लिए हम सब एक है ऐसे मानना और उसको प्रत्यक्ष व्यवहार में लाना, ये एक इंटर कनेक्टिविटी है। ये एक इंटरकनेक्टिविटी है। ये इंटरकनेक्टिविटी को मान करके हमने अपने नीतियों को, अपने जीवन को, अपने साधनों को उपयोग करना चाहिए, रूपित करना है चाहिए। ऐसे जब हम सोचते हैं, जो इंटरकनेक्टिविटी हम सबको पाल कर रखता है, हम सबको पाल कर रखता है। इसी को हमारे लोगों ने अपने फिलॉसफी में, अपने तत्वज्ञान में उन्होंने उस इंटरकनेक्टिविटी को बहुत सारे शब्दों में बताया। सब गुरुओं ने भी अलग अलग भाषाओं में इसको बताया है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसे हमारे उपनिषद ने कहा। जो अणु एटम में रहता है, यत पिंडे, पिंड में जो रहता है, जो अणु में रहता है, जो एटम में रहता है, वही स्पिरिट ब्रह्मांड में भी रहता है, वही स्पिरिट। आज साइंस भी इसी को कहता है। What that is there in the atom, the same is there in the universe also. There is nothing different. मेरे शरीर का एक अणु में जो कॉम्पोजिशन है, वही कॉम्पोजिशन कहीं भी जाइए, कहाँ के भी एटम जाइए, वही प्रोटॉन है, वही न्यूट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन केंद्र में रहता है, न्यूट्रॉन उसके आसपास में रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होते रहते हैं। आपके शरीर में भी वही एटम है, मेरे शरीर में भी वही एटम है, कुत्ते बिल्ली का शरीर में भी वही एटम है, और अमेरिका में जो रहता है वहाँ का धूल का, पत्थर का, वहाँ का पेड़ का एटम में भी वही स्ट्रक्चर है। यत पिंड है तत् ब्रह्मांड है। तो मैं अलग हूँ, वो अलग है, ऐसे व्यवहार कितना उचित है, ये कितना उचित है। तो यहां से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म, इंटीग्रल, इसको समझ लेना। जब हम इंटीग्रल, एकात्म और होलिस्टिक को सोचना शुरू करते हैं, तब एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार, एक दूसरे के प्रति हमारा जो सोच होता है, ये सब धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। आई कम फ्रॉम द सदर्न पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री। मैं कर्नाटक के व्यक्ति हूँ। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लंबे समय से, ब्रिटिशों की काल से, कावेरी जो नदी बहता है उसका एक बड़ा विवाद चलते आया है। हु क्रिएटेड कर्नाटका, हु क्रिएटेड तमिलनाडु? एवरीथिंग वाज क्रिएटेड इन 1956। फ्रॉम व्हेन इज कावेरी फ्लोइंग देयर? फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल कावेरी इज फ्लोइंग देयर। तो मैंने नया शासन किया, मैंने नया नियम किया, अब लड़ाई शुरू हो गया, कावेरी किसका है, किसका पानी किसका है? भगवान ने तो कावेरी को क्रिएट किया, वो फ्लो करना शुरू किया, वो सबके लिए कावेरी का प्रवाह है। बट वी स्टार्टेड क्वारलिंग। क्यों क्वारलिंग है? यानी ये फ्रैगमेंटेशन के कारण हमने क्वारल करना शुरू कर दिया। उसी कर्नाटक में मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। मैं वहाँ के हूँ, इसके लिए उसका उदाहरण बताता हूँ। मैं यहाँ ज़्यादा प्रवास किए तो मैं यहाँ का भी ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ। वहाँ कोलार जिला में एक गांव है, वो गांव में एक तालाब है, बड़ा तालाब है, अराउंड 550 एकर्स के लिए पानी देने वाला तालाब है। 2 फसल के लिए उस तालाब में पानी मिलता है, रेनी सीजन में सबके लिए मिलता है। फॉर ऑल 550 एकर्स वाटर विल बी अवेलेबल।
इफ एनीबडी वांट टू गो देयर आई कैन गिव देम द विलेज नेम ऑल्सो। तो 550 एकर्स के लिए भी पानी मिलता है, लेकिन दूसरा फसल के लिए 550 एकर्स के लिए पानी नहीं मिलता है, हम 100, 150, 200 एकर्स के लिए पानी मिलता है, नॉट फॉर 550 एकर्स। लेकिन वो विलेज पंचायत में, नॉट इलेक्टेड पंचायत, इलेक्टेड पंचायत में फिर से इतने ही दुश्मनियां हैं, पार्टी के जैसे नेताओं के जैसे दुश्मनियां हैं। गांव का एक ग्रामीण व्यवस्था है, एक समाज की व्यवस्था है, हर जाति के लोग उस व्यवस्था में हैं। वो बैठ करके पहला फसल होने के बाद में वो तय करते हैं कि कितना पानी है, कितना एकड़ पानी के, कितना एकड़ फसल के लिए मिलेगा, तय करने के बाद देन दे डिस्ट्रीब्यूट द लैंड अकॉर्डिंग टू फैमिलीशन। दूसरे फसल के लिए तो जमीन गांव का है, दूसरे फसल के लिए किसको कितना जमीन मिलेगा हम तय करते हैं, गांव का एल्डर्स तय करते हैं। और गांव का एल्डर्स क्यों तय कर सकते हैं, यानी दे हैव दैट सेजली एल्डरनेस ऑफ इम्पार्शियलिटी, किसी को पार्शियलिटी नहीं है, इम्पार्शियलिटी होने के कारण समाज ने भी उनको मान लिया है। दो प्रदेश जिनके पास हजारों नियम है, हजारों कानून है, वो कावेरी के लिए लड़ते हैं। एक गांव जिनके पास कोई नियम नहीं है, केवल संस्कृति है, केवल परंपरा है, केवल एक दूसरे के प्रति अपनापन है, वो गांव दूसरे फसल के लिए अपना जमीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। जब हम रूल बेस्ड सोसाइटी में रुकते हैं तो ये पहला वाला होता है। जब हम वैल्यू बेस्ड सिस्टम की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा गांव का परिस्थिति हम सबके लिए आता है। हर व्यक्ति इसको हर दिन अपने रोज का दैनंदिन जीवन में हम इसका अनुभव करते ही आए हैं। दिस होलिस्टिक, दिस इंटीग्रलिज्म, इसका आते ही है हमने। तो इसको थोड़ा बड़ा करना है, इसको नीतियों में डालना है, इसको योजनाओं में डालना है, इसको प्रशासन में डालना है, इसको नियम में लागू करने में डालना है। दैट टेक्स टाइम, बट कैन वी सीड इट नाउ इज ए क्वेश्चन। आज इस बीजारोपण को अगर हम कर सकते हैं क्या? आज हम पुलिस स्टेशन बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, कोर्ट को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, हम अस्पताल को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये बढ़ाने के बदले इसके जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे एक समाज का निर्माण करने के लिए, इसका जरूरत न पड़े ऐसे दैनंदिन जीवन का पद्धति जो है उसको बड़ा करने के बारे में नहीं। ये तो जीडीपी घट जाएगा, ये सब अगर नहीं बढ़ता है तो जीडीपी घट जाएगा। जीडीपी बढ़ाना है या समाज में जो लिवेबिलिटी जो है इसको बढ़ाना चाहिए, हम ही सोचना पड़ेगा। आज इस परिप्रेक्ष्य में एकात्म मानव दर्शन हम सबके सामने है। मुझे इतना ही खुशी की बात है कि आज हम धीरे 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 इस सोच, इट इज स्लोली टेकिंग रूट्स अगेन। आई एम टेलिंग यूजिंग द वर्ड अगेन, इच्छा से मैं इसको अगेन बता रहा हूं, क्योंकि दिस वॉज नॉट नथिंग समथिंग न्यू। भारत में कभी नहीं था, विशेष रूप से ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कभी नहीं था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों में, पूर्व के बहुत सारे देशों में ये जीवन पद्धति लंबे समय से है, ये लंबे समय से है। जापान के एक गांव के बारे में मैं पढ़ रहा था, वहां एवरेज एज इज 106 ईयर्स। उस गांव के एवरेज एज 106 ईयर्स। तो कैसे 106 ईयर्स के लिए? उन्होंने बड़ा आर्टिकल था, इट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल, हाउ दे कीप देम हेल्थी एंड हाउ दे कीप हैप्पियर ऑल्सो। केवल 106 साल जीना बहुत बड़ी बात नहीं है, खुशी से भी जीना पड़ता है ना। रोते 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 106 साल कौन जी सकते हैं? और बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस ओनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज आल्सो इंक्रीज्ड। तो उस गांव के बारे में एक 4-5 पेज का आर्टिकल था मैगजीन में। तो कैसे है उनका जीवन क्रम, कैसे है उनका जीवन क्रम, कैसे है? तो आज भी मेरे गांव में मेरे घर जाने के लिए आज भी इवन टुडे ऑल्सो देयर इज ए मोटरेबल रोड, लेकिन देयर आर नो व्हीकल्स टू गो। व्हीकल लेना है तो रेंट पर लेना पड़ता है। आज भी बस से उतर करके मेरे गांव में मेरे घर जाने के लिए आई हैव टू वॉक 3.1 किलोमीटर। आज भी इवन टुडे ऑल्सो कोई भी अकेले लड़की, कोई भी अकेले महिला बिना कोई चिंता रात को 10 बजे तक वो 3.1 किलोमीटर आराम से पैदल जाकर घर पहुंचती है, आराम से घर जाकर पैदल पहुंचती है। मैं कोई अहंकार से नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बुरे लोग नहीं है वहां, ऐसे नहीं है, बुरी आदत के लोग नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिशत जो है बहुत कम है। 3.1 किलोमीटर इवन एट द डेड डार्क, इफ ए वुमन कैन गो सेफली इन दैट, देयर इज समथिंग कॉल्ड होलिस्टिक लाइफस्टाइल, देयर इज समथिंग कॉल्ड वैल्यू बेस्ड लिविंग है। वैल्यू बेस्ड लिविंग है, वो किसी के डर के कारण नहीं होता है। तो हम इसको बढ़ाने से ज़्यादा, सुविधाओं को बढ़ाने के ज़्यादा, ये सुविधाओं की जरूरत न पड़े ऐसे एक जीवन शैली को, एक जीवन पद्धति को, एक समाज जीवन को आज बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। एकात्म मानव दर्शन इसी का संकेत हमें देता है।
दो शब्दों का उपयोग करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। एक है क्षिति, हम कौन हैं इसको पहले समझना चाहिए। हम सब अपने जाति से, समाज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हम सब अपने भाषा के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र जीवन का एक अविभाज्य अंग है, हमने इंडिविजिबल पार्ट ऑफ ए नेशन लाइफ। हम जो नेशन है, हमारा जो देश है, हमारे जैसे ही और 8-10 देश के बारे में मैं बता सकता हूं। दीज आर नॉट द क्रिएशंस ऑफ ए वार। भारत वॉज नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ ए वार। भारत वॉज नॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ समबडीज एम्बिशन ऑल्सो। किसी राजा के, किसी पॉलिटिशियन के एम्बिशन के कारण भारत बन गया। पाकिस्तान क्यों बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना के महत्वाकांक्षा के कारण बन गया। भारत क्यों है? बिकॉज ऑफ whom भारत इज देयर। It is not because of somebody's rule or it is not because of somebody's ambition. तो लंबे समय से यहाँ एक एवोल्यूशन हुआ है, एक विकास हुआ है। इट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज एवॉल्व्ड। वो एवॉल्व्ड क्या है? यानी गलत करो सही करो, गलत करो सही करो, ढूंढो खोजो, उत्तर के मिलने के बाद वो उत्तर को समाज जीवन में लागू करो। ऐसे करते 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 इस देश में एक जीवन की पद्धति, एक सोचने की पद्धति, एक विकास की पद्धति जो समरस हो, जो समरस है। किसके साथ समरस है? एक दूसरे के साथ समरस है। किसके साथ समरस है? दूसरे परिवार के साथ भी समरस है। किसके साथ समरस है? समाज के प्रति समरस है। और किसके साथ समरस है? प्रकृति के साथ भी समरस है। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने कहा, मदर नेचर हैज गॉट एवरीथिंग फॉर ए सोसाइटीज नीड। मदर नेचर हैज गॉट एवरीथिंग फॉर ए सोसाइटीज नीड, बट मदर नेचर डजंट हैव एवरीथिंग फॉर ए इंडिविजुअल्स ग्रीड। ऐसे उन्होंने कहा। एक व्यक्ति का ग्रीड के लिए प्रकृति में नहीं है उत्तरायण, लेकिन पूरे समाज के नीड के लिए, उसकी जो जरूरतमंद है उसके लिए उसके पास उपलब्ध है। आज हमारे लिए समस्या क्या है कि व्यक्ति की ग्रीड। पश्चिम के जो दुनिया है उन्होंने बहुत सारे अच्छे विषयों को दिया। ऐसा नहीं है हम नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ का भाषा हो सकता है, वहाँ का टेक्नोलॉजी हो सकता है, वहाँ का साइंस हो सकता है, यह सब हमारे लिए जरूरत है। हमारे पास भी है, वो भी दे दे, उनके पास भी वो भी ले ले, लेकिन वहाँ का थॉट प्रोसेस जो है, वहाँ का लाइफ स्टाइल जो है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। आज कॉलोनियलिज्म के कारण, लंबे समय से उनके राज्य में हम रहने के कारण, बहुत कुछ चीज़ों को हमने अनिवार्यता के रूप में हमने कॉपी करना शुरू कर दिए है। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन का एक बड़ा सफर चल रहा है हमारा। डीकोलोनाइजेशन, सोच में, पद्धतियों में, मॉडल्स में हमें डीकोलोनाइजेशन करना है। हर विषय में हमें डीकोलोनाइज करना है, लेकिन चुनौती है कि डीकोलोनाइज करने वाले व्यक्तियों को डीकोलोनाइज करने वाले कौन हैं? That is a bigger challenge. How, if I am going to take up the task of decolonizing, how to get myself decolonized? क्योंकि मैं भी colonization का पार्टी हूँ। मैं इसी ग्रोथ मॉडल का, इसी डेवलपमेंटल मॉडल का, इसी सोसाइटल सिस्टम का, इसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ मैं। तो अगर मुझे डीकोलोनाइजेशन करना है तो उसके पहले मुझे डीकोलोनाइज होना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला, द होल कंट्री हैज गॉट अ बिग एजेंडा ऑफ डीकोलोनाइजिंग इटसेल्फ। कुछ संकेतों में डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ है, लेकिन सोच में भी शुरू होना चाहिए, शिक्षा में भी शुरू होना चाहिए, और सबसे बड़ा है कि हमारे डेवलपमेंटल मॉडल में भी हमारा अपसाइड डाउन होना चाहिए। आज उल्टे पिरामिड पे जा रहा है हमने, उल्टे पिरामिड। नाउ द एक्यूमुलेशन इज एट द टॉप, नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन एट द बॉटम। हमारा एक्यूमुलेशन एट द टॉप नहीं है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एट द बॉटम है। हमारे सिस्टम में ही डिस्ट्रीब्यूशन एट द बॉटम होना चाहिए। अच्छा है कि आज गवर्नेंस मॉडल में भी इसका सोच धीरे 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 वो अंदर जा रहा है, घुस रहा है। आज एनईपी के कारण शिक्षा क्रम में भी डीकोलोनाइजेशन का काम आज बहुत सारे शिक्षाविदों ने मिल करके एनईपी के थ्रू वो डीकोलोनाइजेशन शुरू कर रहे हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन में ये डीकोलोनाइजेशन का भी एक विषय रखा उन्होंने, ताकि हम अपने विरासत को समझे, अपने जीवन पद्धति को समझे। अपने जीवन पद्धति को समझना है यानी उस समय में हम जैसे जीते थे वैसे ही जीना चाहिए, ऐसे नहीं है, लेकिन उस समय में हम जिन मूल्यों के साथ जीते थे उसी मूल्यों के साथ आज भी मिलना। बदलते हुए दुनिया में ये मूल्यों का निरंतरता, द कंटिन्यूटी ऑफ वैल्यू इन द चेंजिंग वर्ल्ड इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म।
इन द चेंजिंग वर्ल्ड द कंटिन्यूटी ऑफ द वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो वैल्यूज भारत ने दुनिया को दिया है। हम कोई अहंकार के कारण नहीं बताते हैं, हम एक सात्विकता के साथ बताते हैं कि हियर वी हैव लिव्ड इट, our people have lived it here and crores of people are still living it here, crores of people are still living it here। तो इस जीवन पद्धति बदलते हुए दुनिया में एक कंटिन्यूअस जो वैल्यू सिस्टम जो है उसको एकात्म मानव दर्शन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने नए वोकैबुलरी के साथ, नए आइडियाज के साथ उन्होंने हम सबके सामने रखा है। आज ये गवर्नेंस मॉडल में भी अंदर प्रवेश करना चाहिए, आज के ग्रोथ मॉडल में भी इसको हमें पालन करना चाहिए, आज के एजुकेशन की व्यवस्था में भी हमें इसको इनकलकेट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा है कि आज इंडिविजुअल के और समाज जीवन के व्यवस्था में अगर हम इसको समझ करके अगर आगे बढ़ते हैं तो मैंने मेरी भाषण के शुरुआती में जो डाइकोटमीज और पैराडॉक्सेस कहा, ये सब बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ जो नहीं चाहिए वो डार्क साइड इज ऑल्सो बिकम more darker, the bright is becoming more brighter, but the dark is also becoming more darker। ये आज की बहुत बड़ी समस्या है, उससे हम बचने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आज लोक भवन में माननीय राज्यपाल जी ने इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए थोड़ा समय और थोड़ा स्पेस दोनों उन्होंने दिया है। अपना समय भी दिया है, यहाँ स्पेस भी दिया है। स्पेस यानी मैं ऑडिटोरियम नहीं कहता हूँ, एक इंटेलेक्चुअल स्पेस के बारे में कहता हूँ। ही हैज़ गिवन हिज टाइम ऑल्सो एंड ही हैज़ अलाउड एन इंटेलेक्चुअल स्पेस ऑल्सो वेयर दिस कैन बी डिस्कस्ड। मुझे इस ऑडियंस के बारे में बहुत विश्वास है कि हम इसको, इस विषय को, मैं कोई अथॉरिटी भी नहीं हूँ, जो इंट्रोड्यूस करते समय मुझे अथॉरिटी कहा, मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ, हम सब भी प्रैक्टिशनर्स है, क्योंकि इसका अथॉरिटी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इसका प्रैक्टिशनर था, करोड़ों लोग हैं आना, तो वो अथॉरिटीज है, बिकॉज दो जी रहे हैं भारत के एकात्म मानव जीवन को, वो जी रहे हैं। लेकिन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो विराट ऐसे हम कहते हैं, मैक्रो ऐसे कहते हैं, वो मैक्रो में इस विषय के साथ प्रवेश करने के लिए जो योग्य, विवेकी और ज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोग इस सभा में हैं। हम जिस जगह में हैं वहाँ इस थॉट प्रोसेस को, इस वैल्यू सिस्टम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम सोचे, आगे के दिनों में इसके बारे में चर्चा करें, डिस्कस करें और लागू करने के लिए जिस स्फीयर में हम रहते हैं, जितना स्पेस हमारे पास उपलब्ध है, उसमें लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सोचे। इतना ही आप सबके सामने विषय रखते हुए मुझे यहाँ आपके सामने कुछ समय के लिए खड़ा होने के लिए मौका दिया, ऐसे सभी के लिए और माननीय राज्यपाल महोदय के लिए अब धन्यवाद समर्पित करते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूँ।